समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर मतदान जारी। ममता, शुभेंदु समेत 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एनआईए की पहली बार तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं से बदला मौसम। भीषण गर्मी से मिली राहत। गृह मंत्री अमित शाह लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की आज करेंगे समीक्षा। दिल्ली से विशेष विमान के जरिए लद्दाख पहुंचेंगे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। यूएई के ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा। होर्मुज ब्लॉकेड के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत के सुनील सिंह, एसंगफा गोगोई, अभिनव गोगोई और चारू पेसी ने जीते स्वर्ण पदक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। आज 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 142 सीटों पर कुल 3 करोड़ 21 लाख 73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र भी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिसमें मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अंतिम चरण में सुरक्षा और कड़ी करते हुए बूथों पर जाने के रास्तों में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इस चरण में पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई है। तो दूसरे चरण की वोटिंग जारी और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी है। मुख्य उम्मीदवारों की बात करें तो पश्चिम बंगाल भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं एक बार फिर इस साल, और कड़ा मुकाबला यहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ है, जो इन्हें कड़ी टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोनारपुर दक्षिण से अभिनेत्री और पूर्व सांसद रूपा गांगुली एक बार फिर जनता के बीच अपनी किस्मत आजमा रही हैं। साथ ही दमदम उत्तर से कैबिनेट मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य एक बार फिर उतरी हैं ताल ठोकने। यहां पर ये जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, पनिहाटी से आरजी कर मामले में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें टिकट दिया इस बार। और रासबिहारी से पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता भाजपा की उम्मीदवारी करते हुए ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अगर हम बात करें वीआईपी उम्मीदवारों की, तो कामाहाटी से पूर्व मंत्री मदन मित्रा एआईटीसी से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दमदम से कैबिनेट मंत्री ब्रत से बसु भी
उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर भाजपा से उम्मीदवार हैं बागदा से। तो वहीं श्यामपुकुर से कैबिनेट मंत्री शशि पांजा भी हैं मैदान में। तो कांटे का मुकाबला यहां पर श्यामपुर से अभिनेता यहां पे मैदान में है। ममता बनर्जी की बात करें तो कांटे के मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी के साथ सबसे बड़ी जो सबसे दिलचस्प जंग इस वक्त नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला यहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। तो वही तीर्थकर घोष और रत्ना देवनाथ भी है, इनका मुख्य मुकाबला है। कांटे की टक्कर है इन दो कैंडिडेट्स के बीच में। और साथ ही साथ बात करें तो रूपा गांगुली बीजेपी और टीएमसी से अरुंधति मैत्रा भी इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिन सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है वो उसमें शामिल हैं। दूसरे चरण में बीजेपी की सोमा ठाकुर और बागदा से टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर एक दूसरे को यहां पर चुनौती देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी, ये दो जो नाम है सबसे ज्यादा चर्चा में है। और ममता बनर्जी क्या इस बार अपनी साख बचा पाती हैं, एक बड़ा सवाल यहां पर है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव में केंद्रीय बलों व पुलिस के साथ इस बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की भी तैनाती की गई है। एनआईए चुनावी क्षेत्रों में मौजूद रहेगी। साथ ही मतदान के दौरान यदि कहीं भी बम या दूसरे विस्फोटक आदि के इस्तेमाल की इनपुट मिलेगा तो तुरंत जरूरी कदम भी उठाएगी। चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान के दौरान बम के इस्तेमाल को लेकर लगातार मिल रहे इनपुट व राज्य के हिंसा के पुराने इतिहास को देखते हुए ये निर्णय लिया है। एनआईए की टीमों ने कल बर्दवान, जगदल और कस्बा समेत कई संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। बम और विस्फोटक का पता लगाने वाली स्पेशल टीमों के साथ बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, फोरेंसिक टीमें और डॉग स्क्वाड की 24 घंटे तैनाती की गई है। सुरक्षा का ये घेरा हर निर्वाचन क्षेत्र को कवर कर रहा है। तो एनआईए की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और आज दूसरे चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाएं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोटर्स से अपील यहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज इसका दूसरा दिन है। आज वे वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद हरदोई रवाना होंगे और पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वो इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है। इस पर लगभग 36,230 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। अब मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उत्तर प्रदेश के दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 40 साल से ये बिल लटका हुआ था। साल 2023 में इसे पारित किया गया, लेकिन जब लागू करने के लिए संशोधित बिल लाया गया तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियों ने लाल झंडी दिखा दी। पीएम मोदी ने काशी में तमाम विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। वाराणसी स्थित बरिका में महिला सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण
उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा की दिशा में बीते 11 साल में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, योजनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि शौचालय से लेकर नल जल, ड्रोन दीदी, आवास और उज्ज्वला योजना सभी ने महिलाओं को सशक्त किया है। उनकी भूमिका का राष्ट्र निर्माण में विकास किया है। अब बारी थी उनकी भागीदारी को नीति निर्माण में सुनिश्चित करना, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर ब्रेक लगा दिया। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती, लेकिन साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। काशी में प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी से जुड़ी महिलाओं को बोनस वितरित किया। उन्होंने कहा कि काशी की विरासत को सहेजते हुए 11 साल में घाट, सीवरेज सिस्टम, कनेक्टिविटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रा विकसित हुए हैं। जिस प्रकार से काशी अविनाशी है, वैसे ही ये विकास कार्यों की भी एक सतत प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने 6,322 करोड़ रुपए की 163 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज यहां काशी के विकास को भी विस्तार दिया गया है। गंगा जी पर सिग्नेचर ब्रिज बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। साथियों, बीते एक दशक में काशी उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा आरोग्य हब बनकर उभरा है। 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल काशी के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। काशी और अयोध्या धाम की महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए उनकी सरकार का अनवरत मिशन जारी है। वाराणसी से सुयश और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले से टच, MDH। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसी बीच आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आंधी और बिजली के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी गरज के साथ आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी अगले 2 दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तो दिल्ली में बारिश से बदला मौसम। और गृह मंत्री अमित शाह आज देश में लू और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश भर में चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच ये बैठक आज होगी। इसके अलावा देश में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों और पिछले वर्ष हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी चर्चा होगी। लेह एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। पहली बार भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष, जो अपने मूल स्वरूप में संरक्षित हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं। वे पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरवा प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़े हुए हैं और 1 मई से 14 मई 2026 तक
लेह के जीवेत स्थल चोगल मसर में आम जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। वायुसेना के विशेष विमान से इन अवशेषों को नई दिल्ली से लेह लाया जाएगा। लेह आगमन पर अवशेषों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद इन्हें जीवेत स्थल पहुंचाया जाएगा, जहां 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ होगा। 1 से 14 मई 2026 तक आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधि मंडलों, राजनयिकों, रिनपोचे, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। 14 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ साथ भव्य जुलूस, पारंपरिक अनुष्ठान, ध्यान सत्र, योग शिविर, स्वास्थ्य पहल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हिमालयी बौद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। सोमवार 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से दोनों देशों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं इस पर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से डीडी संवाददाता सौम्य शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो साइन हो चुका है और ये पिछले साल नवंबर की ही बात है, जब भारत के व्यापार मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी यहाँ न्यूजीलैंड में आए थे। उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन और व्यापार मंत्री मिस्टर टॉड मैकले के साथ उन्होंने चर्चा करी थी इस विषय पे। और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो चर्चा है वो काफ़ी सफल रही थी, क्योंकि अब हम उसके आखिरी चरण पे थे और अब वो भी समाप्त हो चुका है। ये डील अब साइन हो चुकी है। और इस डील के बारे में हम बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कि व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में ये डील जो है वो दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस डील से यहाँ न्यूजीलैंड के व्यापारियों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। दूसरी ओर पढ़ाई के और व्यवसाय के नए रास्ते दोनों देशों के लिए खुल जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ न्यूजीलैंड में भारत मूल के निवासियों की, तो वो जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी नए द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे। चाहे बात हम करें आयात निर्यात की या फिर निवेश की, तो ये जो नई साझेदारी हुई है उससे उन्हें भी काफ़ी लाभ हो सकता है। यहाँ पे जो निवासी हैं भारत मूल के, वो एक और महत्वपूर्ण और मजबूत तरीके से भी दिखाई देंगे दुनिया भर में। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये डील जो है दोनों ही देशों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। सौम्य शर्मा, वेलिंगटन से डीडी इंडिया के लिए। भारतीय थल सेना ने अपने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हर बटालियन में अश्विनी पलटन बनाई है। इनमें सैनिक ड्रोन युद्ध में कुशल होते हैं और भविष्य की जंगों में इस्तेमाल होने वाली उन्नत तकनीक से परिचित होते हैं। गुजरात में आर्मी की ड्रोन ट्रेनिंग लैब से देखिए हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये रिपोर्ट। 2021 में दुनिया एक नई किस्म की जंग को लेकर सचेत हो गई। वो जंग जो कि कई सालों से अपनी आहट दे रही थी। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाग के ऊपर जो जंग हो रही थी वो ज़्यादातर ड्रोन से लड़ी गई और ड्रोन्स के ऊपर ही डिसाइड की गई। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया या उस पर हमला किया, तो कीव और खार्किव सिटीज़ पर अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बमबारी कर दी हज़ारों की संख्या में, जिसका जवाब यूक्रेनियंस ने काउंटर यूएस सिस्टम्स बना के दिया, जो कि इतने प्रोफिशिएंट थे कि उनका स्ट्राइक रेट 90% है। यानी कि कोई भी रशियन लॉइटरिंग म्यूनिशन या कॉम्बैट ड्रोन जो उनकी एयर स्पेस में घुसता है, उनके 90% हवा में ही यूक्रेनियंस मार गिराते हैं। इनफैक्ट इतने निपुण हो गए हैं यूक्रेनियंस और उन्होंने एक इन हाउस इंडस्ट्री बना ली है कि वो अब गल्फ कंट्रीज़ को इस ईरान की, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में गल्फ कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, जो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन्स की तबाही झेल रहे हैं। निर्दोष नागरिकों को बड़ी बेरहमी से एक आतंकी हमले का निशाना बनाया गया। हर एक नागरिक का एक ही संकल्प था कि दुश्मन को
इसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर बना, एक ऐसी तेज और निर्णायक कार्रवाई जो दुश्मन को हमेशा याद दिलाएगी कि भारत न तो भूलता है और ना ही माफ करता है। दुश्मन की ड्रोन से होने वाली कार्रवाई का हमने पहले से ही पता लगा लिया था और इसीलिए जवाब में हमने बहुत एक सुदृढ़ काउंटर ड्रोन ग्रिड का संरचना कर लिया था। इसीलिए जब दुश्मन ने अपने ड्रोन से हमला किया तो बिना किसी क्षति के और बिना किसी नुकसान के हमने उसके सारे इरादों को नाकार किया। ईरान ने एसिमेट्रिक लड़ाई या एसिमेट्रिक जंग लड़कर दो सुपर पावर्स, न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। ये इस तरह के फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर या भविष्य के वॉरफेयर का एक नमूना है। हमारी भारतीय फ़ौज या इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर में ज़बरदस्त कामयाबी दिखाई है, पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कामिकाज़े ड्रोन्स को शूट डाउन करने में, वो इस बात का सबूत है कि हमारी इंडियन आर्मी के ड्रोन ऑपरेटर्स या ड्रोन वॉरियर्स कितने स्किल्ड हैं, कितने निपुण हैं और हमारी इन हाउस तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी मजबूत है। कैमरा पर्सन विकी के साथ भुज से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए। देश के दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा सोटेक डेवलपमेंट इंडिया के सहयोग से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। आप देखिए संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। और फिलहाल इस समाचारों में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है हरियाणा के नूह जिले का भिरावटी गांव। भिरावटी के इस परिसर में मंगलवार सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे हैं। जी हां, बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा सोटेक डेवलपमेंट इंडिया के सहयोग से एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। अम्ब्रेला ऑफ सोटेक डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रशियन कंपनी, बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान BSGSS, a Delhi-based NGO, is organizing a free health camp in village Bhirawati, district Nuh, on 28th of April 2026. This camp will lay emphasis on addressing issues like anemia, diabetes and hypertension. This greatly supplements the efforts of the district health administration in tackling local health issues. आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए और यहां उन्हें जांच के साथ दवाएं भी मुफ्त दी गईं। इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी जांच कराई। साथ ही लोगों को पोषण युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक पैक भी प्रदान किए गए। एक बड़े स्तर पर भिरावटी और आसपास के गांव के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पे आज 400 से अधिक लोगों की एनीमिया, डायबिटीज, रक्तचाप जैसी बीमारियों के निःशुल्क टेस्ट हुए हैं, जांच हुई है। और यही नहीं, जो एनीमिया ग्रस्त पाए गए लोग हैं उनको 1 महीने के लिए इम्यूनिटी और बूस्टर किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। न केवल भिरावटी गांव के लोग यहां पहुंचे, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। भिरावटी आए हम तो लेने के लिए दवाई। तो आपका कौन सा गांव है? हिलालपुर। हिलालपुर से आए हैं? हाँ, हिलालपुर से आए हम। तो कितना फायदेमंद है? पैसा भी ना लेता, दवाई अच्छी देती है, खूब बढ़िया दवाई दे। दवाई लेने से सोने जाना पड़ता, कैसे लाने जाना पड़ता है जी। अभी कैंप लगाया है? अब यहाँ कैंप लग रहा, गाँव का यहीं से ले रहे हैं। अब फायदा ही फायदा, घर बैठे दवाई मिल रही है। जी मैं शुगर का पेशेंट हूँ
और अपने यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, हर मरीज की दवाइयाँ हैं और बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है। गिरीश टिशाना, डीडी न्यूज, नो हरियाणा।